the celebrations. They might have not finished the game in conventional fashion, but it's 2 points for the Indian team and they'll be delighted about it. What it also means that they top the group. कुछ मुकाबले सिर्फ जीते नहीं जाते बल्कि छीन लिए जाते हैं। कुछ कप्तान सिर्फ टीमों को नहीं संभालते हैं बल्कि इतिहास की धारा को मोड़कर राष्ट्र की धड़कनों को थाम लेते हैं। 14 सितंबर 2007 की वह रात भी कुछ ऐसी ही थी। सबकी नजर उन 3 गेंदों पर थी और यह शख्स चुपचाप अपने शिकार की चाल गिन रहा था। आज की कहानी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि भारत के उन 11 बेटे और उस कप्तान के शांत चेहरे के पीछे छुपी उस रणनीति की है जिस रणनीति ने पाकिस्तानियों के पृष्ठभाग पर ऐसा प्रहार किया था जिस प्रहार की चोट को पाकिस्तानी आज भी महसूस करते हैं। साल 2007 कैलेंडर के पन्नों में यह सिर्फ एक साल था, पर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह साल एक बेहद दर्दनाक साल था। वेस्टइंडीज की धरती पर वनडे विश्व कप में बांग्लादेश जैसी उभरती टीम से हार और फिर पहले ही राउंड में विश्व कप से बाहर होने का अपमान संपूर्ण भारत भूल नहीं पा रहा था। लाखों दिल टूटे थे, करोड़ों सपने घायल हुए थे और संपूर्ण भारत में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि खिलाड़ियों के पोस्टर भी जलाए गए, उनके घरों पर पत्थर भी बरसाए गए और गलियों और चौराहों पर भारतीय क्रिकेट के अंत की घोषणाएं भी की गई। एक देश जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था बल्कि एक धर्म था, उसी देश में यह खेल अब अपनी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में, कुछ इन्हीं टूटे भरोसे और बुझी हुई उम्मीदों के बीच अचानक आईसीसी ने एक नया प्रयोग किया, पहला T20 विश्व कप आयोजित करने का। 2007 का यह T20 विश्व कप दरअसल यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग था। सोचिए जरा, जिस फॉर्मेट के दुनिया में कुल सिर्फ 19 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए थे, उसका सीधा विश्व कप करवा देना एक दोधारी तलवार पर चलने जैसा था। और इस तलवार पर चलने के लिए जरूरत थी एक ऐसे मेजबान देश की जो इस नएपन के भार को संभाल सके। मगर सितंबर का महीना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बारिश और ठंड के कारण क्रिकेट का ऑफ सीजन चल रहा था और इधर उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज में दर्शक T20 क्रिकेट को जानते भी नहीं थे। ऐसे में आईसीसी को साथ मिला साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का, जिसने इस प्रयोग को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। और जब बात भारत की आई तो इस T20 फॉर्मेट के लिए सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और कुंबले जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने इस विश्व कप को खेलने से मना कर दिया, क्योंकि सचिन का तर्क था कि इस नए फॉर्मेट के लिए एक नई टीम को मौका मिलना चाहिए। लिहाजा बीसीसीआई ने बिना वक्त गवाए एक नई टीम और एक नए कप्तान का चुनाव किया और इस नई नवेली टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ सौंप दी। और विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रयोग 2007 का यह T20 विश्व कप खेलने के लिए एक नई नवेली टीम को एक नए नवेले कप्तान के साथ साउथ अफ्रीका के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि टीम में हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों का अनुभव तो था, मगर सबसे बड़ा सच यह था कि भारत ने इस विश्व कप से पहले सिर्फ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत एक ऐसी जंग लड़ने जा रहा था जिसका ना तो उसे कोई अनुभव था, ना उसके पास इस जंग के लिए अनुभवी सैनिक थे और ना ही इस लड़ाई की असली तकनीकी का पता था। और यहीं से शुरू होती है उस कप्तान की अग्नि परीक्षा जो अपने कंधों पर भारत के खो चुके भरोसे का भार लेकर निकला था। और कुदरत का कहर देखिए कि इस विश्व कप के प्रारंभ में ही बारिश ने जैसे उस नए कप्तान को अपनी कसौटी पर कसने का मन बना लिया। हुआ कुछ यूं कि पहले राउंड में 12 टीमों को 3-3 के 4 ग्रुप में बांटा गया था। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की टीमें थी। भारत का पहला मुकाबला जो 13 सितंबर 2007 को स्कॉटलैंड के खिलाफ डरबन के इस मैदान पर खेला जाना था, लेकिन तेज बारिश ने एक भी गेंद नहीं फेंकने दी और मैच बिना खेले ही रद्द हो गया। जहां भारत को 2 अंक मिल सकते थे, वहां उसे अब सिर्फ एक ही अंक से संतोष करना पड़ा। मानो किस्मत इस नए कप्तान को उसकी अग्नि परीक्षा के पहले दिन ही परखना चाहती थी। अब भारत के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। भारत के पास अब ग्रुप का सिर्फ एक मैच बाकी था और यह मैच भारत को खेलना था अपने चिर प्रतिद्वंदी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। और जब भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला प्रारंभ हुआ तो क्रिकेट के पंडितों ने पाकिस्तान का पलड़ा भारी बताया।
कागज पर शोएब मलिक की पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही थी। मोहम्मद आसिफ, उमर गुल, यासिर अराफात से लैस जहां पाकिस्तान के पास घातक गेंदबाज थे, वहीं शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, यूनिस खान और सलमान बट्ट जैसे बल्लेबाज। जबकि भारतीय टीम अपने वरिष्ठ सितारों के बिना अनुभवहीन सी लग रही थी। माहौल ऐसा था कि मानो पूरी दुनिया को यकीन था कि यह मैच पाकिस्तान का होकर रहेगा, क्योंकि दिग्गजों की अनुपस्थिति में भारत के विश्व विजय का सपना देखना दुनिया की नजरों में एक छलावा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। क्योंकि इस टीम में न भगवान का बल्ला था, न दादा की दहाड़ थी और न ही द्रविड़ की दीवार थी। ऐसे में संपूर्ण भारत उस कप्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा था जिसने कप्तानी का कवच पहली बार पहना था। उस कप्तान के लिए यह विश्व कप बिल्कुल वैसा ही था जैसे बिना नक्शे के किसी समुद्र की अथाह सीमाओं को पार करना होता है। लेकिन यहीं से उस नए कप्तान और उसकी टीम को अपनी कहानी को इतिहास बनाने का अवसर प्रारंभ होता है। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में एक यंग भारत का यह युवा कप्तान अपना दूसरा मैच अपने चिर प्रतिद्वंदी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ खेलता है। पाकिस्तान के सामने यह एक सुनहरा मौका था उस सिलसिले को तोड़ने का जो दशकों से चला आ रहा था। आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के हाथों हर बार हारने का। पाकिस्तानियों की आंखों में पुरानी हार का धुआं और बदले की चिंगारी अब ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। पाकिस्तानी अब इस नए भारत को पराजित करके अपने पुराने जख्मों की कीमत को वसूलना चाहते थे। 14 सितंबर 2007 डरबन का यह किंग्स मीट का मैदान, हजारों की तादाद में दर्शक अपनी सांसें थामकर इस मैच को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। हर चेहरे पर उम्मीदें और हर आंख में चुनौती दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि इतिहास की एक नई पटकथा का पहला पन्ना था। खैर, इस मैच के लिए सिक्का हवा में उछाला गया और शोएब मलिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उमर गुल की रफ्तार, मोहम्मद आसिफ की जादुई स्विंग और शाहिद अफरीदी की घूमती हुई स्पिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। सवाल यह नहीं था कि क्या भारत रन बना पाएगा या नहीं, सवाल यह था कि क्या यह नया भारत इन खूंखार पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने अपने कदम जमाकर खड़ा रह भी पाएगा या नहीं। खैर, भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने भारत की पारी का प्रारंभ किया। पाक की तरफ से पहले ओवर के लिए गेंद मोहम्मद आसिफ के हाथों में थी और मोहम्मद आसिफ ने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर गौतम का विकेट लेकर संपूर्ण भारत को गंभीर कर दिया। आसिफ की स्विंग ने गौतम को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। अभी टीम इंडिया का खाता भी नहीं खुला था और टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट खो दिया था। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उमर गुल को यह चौका लगाकर सहवाग ने भारत के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन तीसरे ओवर की पहली ही गेंद और माहौल सन्नाटे में बदल गया। मोहम्मद आसिफ की ऑफ स्टंप के बाहर जाती यह गेंद सहवाग की तरफ स्विंग हुई और सहवाग चूक गए। स्टेडियम में पाकिस्तानियों का शोर गूंज उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम का सबसे अनुभवी चेहरा सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा था। सिर्फ 9 रन के टोटल स्कोर पर भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे और भारत अभी इन दोनों शुरुआती झटकों से उबर भी नहीं पाया था कि मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर हमला बोल दिया। मोहम्मद आसिफ की इस स्विंग होती गेंद ने युवराज के बल्ले का किनारा लिया और मिड ऑफ पर खड़े शोएब मलिक के हाथों में समा गई। और कुछ ही देर बाद मोहम्मद आसिफ ने अपने अगले ही ओवर में दिनेश कार्तिक का भी विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की ऋण को तोड़ दिया। सिर्फ 4 ओवर और इन 4 ओवरों में मात्र 18 रन खर्च करके मोहम्मद आसिफ ने गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक एक एक करके सबको पवेलियन भेजा और भारतीय बल्लेबाजी की जड़ों को हिला दिया। 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत अपने 4 विकेट खोकर सिर्फ 36 रन बना सका था। पाकिस्तान के यह गेंदबाज अपनी रफ्तार और स्विंग से डरबन के इस मैदान में कहर बरसा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की सांसें किसी ने छीन ली हो। चारों तरफ मायूसी फैल चुकी थी और विकेटों के मलबे में भारत की उम्मीदें बिखर चुकी थी।
कुछ ऐसे ही हाल और हालात में वह नया बेखौफ कप्तान मैदान पर आया, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और आंखों में गहरा यकीन। और उस कप्तान का साथ देने के लिए मैदान में खड़े थे रॉबिन उथप्पा। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को संभालने का बीड़ा उठाया और धीरे धीरे डरबन के इस मैदान में टीम इंडिया की धड़कनें फिर से वापस लौटने लगी। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत के स्कोरबोर्ड पर अब 64 रन दिखाई देने लगे थे। रॉबिन उथप्पा ने 38 गेंदों पर 50 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर यह सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 12 gone, it's 82 for 4. लेकिन अगले ही ओवर में सोहेल तनवीर ने रॉबिन उथप्पा को कामरान अकमल के हाथों कैच करवाकर महेंद्र सिंह धोनी के साथ बढ़ रही इस साझेदारी को समाप्त कर दिया। So Pakistan striking straight after the break. 82 रन के टोटल स्कोर पर टीम इंडिया अब अपना 5वां विकेट खो चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया का यह युवा कप्तान अभी भी मैदान में डटा हुआ था। चारों तरफ गिरते विकेट, ड्रेसिंग रूम में पसरा सन्नाटा और गैलरी में ठहरती सांसों के बीच महेंद्र सिंह धोनी का एक एक स्ट्रोक, एक एक सिंगल भारतीय उम्मीदों के धागे को बुन रहा था। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत के स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी सिर्फ 97 रन दिखाई दे रहे थे और शाहिद अफरीदी भरे मैदान में चिल्ला रहा था कि 120 के टोटल स्कोर पर पूरी टीम इंडिया को समेट दो। और वही लाला अफरीदी 16वें ओवर के लिए गेंद लेकर अब मैदान में खड़ा था और इसी ओवर में लाला अफरीदी का सामना भारत के पठान से हो गया और इरफान पठान ने पाकिस्तान के इस बड़बोले लाला अफरीदी को बैक टू बैक 2 छक्का लगाकर इस लाला अफरीदी को लुल्ली बना दिया। That's massive from Irfan Pathan. Incredible hit. लेकिन इसी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर अफरीदी ने पठान का विकेट लेकर भारत को 6वां झटका भी दे दिया। इरफान पठान ने 15 गेंदों पर 20 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली और भारत का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति तक 111 रन पहुंचा दिया था। इरफान पठान के जाने के बाद भारतीय बल्लेबाजी लगभग समाप्त हो चुकी थी, लिहाजा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेल को अपने हाथों में लिया। क्रीज पर खड़ा भारत का यह युवा कप्तान अब अपने बैट की ग्रिप को कसता है और तय करता है कि अब यह लड़ाई वह खुद लड़ेगा। 17वां ओवर और यासिर अराफात की यह पहली गेंद और लॉन्ग ऑन की तरफ धोनी की यह टाइमिंग और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर और दूसरी गेंद पर धोनी ने अपना बल्ला घुमाया और फाइन लेग की तरफ उमर गुल के सर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए हवा में उछाल दिया। इस मैच में उस युवा कप्तान ने 33 रनों की एक बहुमूल्य और जुझारू पारी खेलकर 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर भारत को 141 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचा दिया था। 142 रनों का यह लक्ष्य पाक के लिए कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, क्योंकि जिस टीम में 7वें नंबर पर शाहिद अफरीदी जैसा बल्लेबाज आता हो, उस टीम के लिए 20 ओवरों में यह 142 रन कोई खास चुनौती नहीं थी और ऊपर से साउथ अफ्रीका के छोटे मैदान जहां ऐसे लक्ष्य और भी आसान हो जाते हैं। खैर, सलमान बट्ट और इमरान नाजिर ने पाक की पारी का प्रारंभ किया और आरपी सिंह ने तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर इमरान नाजिर का लेग स्टंप उखाड़कर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। सिर्फ 12 रन के टोटल स्कोर पर पाकिस्तान अपना पहला विकेट खो चुका था, लेकिन इसके बाद सलमान बट्ट और कामरान अकमल ने पिच पर डेरा डाल दिया। उनके बल्ले से निकलता हर रन भारतीय दर्शकों की धड़कनों को बढ़ा रहा था। 7 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था और पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड पर 42 रन टिक चुका था। सिर्फ एक ही विकेट गिरा था और भारतीय ड्रेसिंग रूम में चेहरे गंभीर हो चुके थे, लेकिन मैदान पर खड़े उस युवा कप्तान की निगाहें अब किसी और कहानी की तैयारी कर रही थी। 8वें ओवर के लिए गेंद अब अजीत अगरकर के हाथों में थी और दूसरी ही गेंद पर अगरकर ने सलमान बट्ट का विकेट लेकर पाकिस्तान को दूसरा झटका देकर इस मैच में जान डाल दी। लेकिन भारत की असली वापसी हुई 9वें ओवर में। आरपी सिंह की जगह इरफान पठान ने ली और इस ओवर की पहली ही गेंद को यूनिस खान ने पॉइंट की तरफ खेला और कामरान अकमल रन के लिए दौड़ा, लेकिन कामरान अकमल भूल गया था कि पॉइंट की सुरक्षा कर रहा था भारत का वह चीता, जिसके सामने दौड़ लगाना गलतफहमी नहीं बल्कि गलती हुआ करती थी। गेंद युवराज सिंह के पाले में थी और युवराज सिंह चीते की तरह उस गेंद पर झपटे और नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी। Kamran Akmal lost the plot. India have picked up another quick wicket. युवराज सिंह का वह रनआउट आज भी जब रिप्ले में चलता है तो रूह में सिहरन सी
दौड़ जाती है। युवराज सिंह जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन सेट हो चुके अकमल को पवेलियन भेजकर युवराज ने अपने बल्लेबाजी की कमी को पूरा कर दिया था। यह विकेट पूरी तरह से युवराज सिंह के नाम पर था और यहीं से इस मैच की कहानी भी बदल गई। और इरफान पठान के इसी ओवर की 5वीं गेंद स्विंग, रफ्तार और तेवर का मिश्रण जो यूनिस खान के ग्लव्स से टकराकर निकली और स्टंप पर जाकर गिल्लियों को बिखेर दिया। कुछ पल के लिए पाकिस्तानी खेमे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और संपूर्ण भारत के साथ साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान तैर गई, क्योंकि हवा का रुख अब बदल चुका था। अब पाकिस्तान सिर्फ 47 रन के टोटल स्कोर पर अपने 4 विकेट खो चुका था और पाकिस्तानियों के बीच पसरा यह सन्नाटा बता रहा था कि टीम इंडिया इस मैच में अब पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी। लेकिन शोएब मलिक और मिसबाह-उल हक ने मिलकर एक बार फिर पाकिस्तान की पारी को संभाल लिया। पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत की धड़कनों को एक बार फिर से बढ़ा दिया। 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड पर अब 80 रन दिखाई देने लगे थे। अब यह मैच बिल्कुल कांटे पर आकर खड़ा हो चुका था। एक तरफ जहां पाकिस्तान के 6 विकेट अभी भी सुरक्षित थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब सिर्फ 36 गेंदों में 62 रनों की जरूरत थी। लेकिन 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर इरफान पठान ने शोएब मलिक का विकेट लेकर पाकिस्तानियों के मंसूबों पर एक और प्रहार कर दिया। इरफान पठान और आरपी सिंह की सधी हुई गेंदबाजी ने इस मैच में भारत की पकड़ को मजबूत कर दिया था। 17वां ओवर खत्म होते होते पाकिस्तान 100 रनों तक पहुंच चुका था। अब पाकिस्तान को 18 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी। यह लक्ष्य पाकिस्तान के लिए आसान तो नहीं था, परंतु मिसबाह और आफरीदी के होते यह लक्ष्य पाकिस्तान के लिए असंभव भी नहीं था। लेकिन 18वां ओवर लेकर आए भज्जी ने अपनी चौथी गेंद पर शाहिद आफरीदी को अपना शिकार बनाकर पाकिस्तान की इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ दिया। स्टेडियम में भारतीय झंडे लहराने लगे, मानो यह मैच अब यहीं पलट गया हो। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। मिसबाह ने अगली ही गेंद पर भज्जी पर धावा बोल दिया और 5वीं गेंद पर यह 6 और 6वीं गेंद पर यह बाउंड्री लगाकर भज्जी के इस ओवर से कुल 13 रन लूट लिए। इन 13 रनों के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें एक बार फिर से सर उठाने लगी। डगआउट में फिर से जोश लौट आया और मैदान पर माहौल बारूद की तरफ फटने को तैयार हो गया। एक तरफ धोनी की शांत आंखों में शतरंज की बिसात और दूसरी तरफ मिसबाह की कसती हुई मुट्ठी। दोनों खेमे अब अंतिम जंग के लिए तैयार हो चुके थे। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी और 19वां ओवर लेकर आए अजीत अगरकर के सामने मिसबाह और यासिर अराफात पूरी ताकत के साथ खड़े थे और अगरकर के इस ओवर में मिसबाह और यासिर अराफात ने मिलकर इन 3 ताबड़तोड़ चौकों के साथ कुल 17 रन लूट लिए। पाकिस्तानी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और भारतीय खेमा सन्नाटे में तब्दील हो गया। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों में सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी। यह मैच अब उस मुकाम पर था जहां भारत की सिर्फ एक गलती इस मैच की पूरी कहानी को बदल सकती थी। आखिरी ओवर के लिए गेंद श्रीसंत के हाथों में थी और श्रीसंत की पहली गेंद पर यासिर अराफात ने यह सिंगल लेकर स्ट्राइक मिसबाह के हाथों में सौंप दी और मिसबाह ने दूसरी गेंद पर यह बाउंड्री, तीसरी गेंद पर यह 2 रन और चौथी गेंद पर फिर एक चौका लगाकर भारत की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया। Just one needed for Pakistan. The scores are tied. Pakistan know they can't lose this. श्रीसंत के इस ओवर की सिर्फ 4 गेंदों में 11 रन लूटकर मिसबाह ने यह मैच भारत के हाथों से लगभग छीन लिया था। दोनों टीमों का स्कोर अब बराबर हो चुका था। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 2 गेंदों में अब सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। संपूर्ण भारत की धड़कनें थम चुकी थी। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों लोग यह मान चुके थे कि भारत अब यह मैच हार चुका है। पाकिस्तानी डगआउट से लेकर संपूर्ण पाकिस्तान जीत के जश्न के लिए तैयार हो चुका था और मैदान पर खड़े मिसबाह के चेहरे पर यकीन साफ साफ झलक रहा था। भारत के लिए यह पल आखिरी सांस जैसा था और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे इस मातम पर ढोल पीटने के लिए तैयार खड़ा था। मगर बीच मैदान पर खड़े भारत के उस युवा कप्तान की आंखें मिसबाह को स्कैन कर रही थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और उनके कदम श्रीसंत के पास आकर ठहर गए और श्रीसंत को अपना ज्ञान देकर हर फील्डर को हाथ से इशारा करके अपनी अपनी जगह बदलवाई। थर्ड मैन को ऊपर खिसकाया, फाइन लेग को बिल्कुल स्क्वायर लेग के पास ले आए, पॉइंट को अंदर किया, मिड विकेट को टाइट कर दिया और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को भी हल्का सा अंदर खींचकर कैचिंग के साथ साथ सिंगल रोकने के लिए अपना जाल बिछा दिया, क्योंकि वह युवा कप्तान जानता था कि अगर मिसबाह को एक भी रन मिल गया
तो भारत का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए हर फील्डर अब ऐसी जगह पर था जहां मिसबाह की सेफ शॉट की लाइनें बंद हो चुकी थी। उस कप्तान ने पूरा मैदान शतरंज की एक बिसात की तरह सजा दिया था और उस कप्तान की इस रणनीति के बाद श्रीसंत 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हैं और श्रीसंत की यह गेंद शॉर्ट लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर गिरती है। मिसबाह अपना बल्ला घुमाता है लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता है और गेंद सीधे धोनी के ग्लव्स में जाकर ठहर जाती है। इस गेंद के साथ साथ संपूर्ण भारत के साथ साथ पाकिस्तानियों की भी सांसें अटक गई। अब पाकिस्तान को एक गेंद में 1 रन की जरूरत थी और भारत के उस युवा कप्तान ने 30 यार्ड के भीतर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी थी। श्रीसंत अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हैं। मिसबाह कट लगाना चाहता है और गेंद बल्ले से टकराकर एक बार फिर कवर पर खड़े युवराज सिंह के पास पहुंच जाती है और युवराज सिंह ने एक झटके में गेंद को उठाया और थ्रो कर दिया। श्रीसंत ने गेंद पकड़ी और बेल्स को बिखेर दिया और मिसबाह के कदम क्रीज से बाहर रह गए। भीड़ का शोर, भारतीय खिलाड़ियों की छलांगे और धोनी का मुट्ठी भींचना सब कुछ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। 2 गेंदों में जीत के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 1 रन चाहिए था, पर भारत के उस युवा कप्तान ने पाकिस्तानियों को रन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भर के लिए एक सबक दे दिया था। यह सिर्फ एक टाई नहीं था बल्कि यह भारत के उस युवा कप्तान की रणनीति का पहला चैप्टर था। मैच टाई हो चुका था लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को धोनी के एक और मास्टर स्ट्रोक का चैप्टर पढ़ना अभी बाकी था। अब टाई हो चुके इस मैच का रिजल्ट बॉल आउट से होना था, जिस बॉल आउट के नियम को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छे से पढ़ा भी था और अपने खिलाड़ियों को इस बॉल आउट की प्रैक्टिस भी करवा रखी थी। और इस प्रैक्टिस सेशन में जिन खिलाड़ियों ने बार बार स्टंप को अपना निशाना बनाया था, उन खिलाड़ियों का चुनाव भी कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ इस बॉल आउट के लिए बिना किसी तैयारी के उतरे पाकिस्तान ने शुद्ध रूप से अपने गेंदबाजों का चयन किया। उमर गुल, सोहेल तनवीर और शाहिद अफरीदी को स्टंप हिट करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्लेबाजों के हाथों में गेंद थमा दी। भारत की तरफ से सहवाग, उथप्पा और हरभजन को स्टंप हिट करने की जिम्मेदारी दी गई। सब लोग हैरान थे कि धोनी बल्लेबाजों के हाथ में गेंद क्यों थमा रहे हैं, लेकिन भारत के उस कप्तान को समझ पाना लोगों की समझ से परे था। भारत का वह कप्तान जाकर स्टंप के ठीक पीछे अपने घुटनों के बल बैठ गया और सिर्फ 2 शब्द कहे, मुझे देखो और गेंद को स्टंप पर मारो। यही धोनी की वह रणनीति थी जहां पाकिस्तानी मात खा गए, क्योंकि ठीक स्टंप के पीछे घुटनों के बल बैठ जाने के बाद भारतीय गेंदबाजों का फोकस बिल्कुल क्लियर था। जिसके बाद भारत के तीनों गेंदबाज सहवाग, हरभजन और उथप्पा ने स्टंप को हिट किया। वहीं पाकिस्तान अपने तीनों निशाने चूक गया, क्योंकि इस बॉल आउट के नियम को लेकर ना पाकिस्तान की कोई तैयारी थी और ना ही पाकिस्तान के विकेटकीपर कामरान अकमल के पास धोनी जैसी समझदारी थी। पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल अपनी सामान्य पोजीशन यानी स्टंप के काफी पीछे खड़ा होकर गेंदों को पकड़ रहा था, जिसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को 3-0 से यह बॉल आउट मैच हार कर उठाना पड़ा था। भारत का यह युवा कप्तान एक हारा हुआ मैच जीत चुका था और जिस जीत ने उस युवा टीम में एक ऐसा भरोसा पैदा किया था जिस भरोसे पर भारतीय क्रिकेट की नींव दोबारा खड़ी हुई थी।